हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एबीएम के मॉड्यूल सी का जो हमारा यूनिट 20 था, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसका पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे रोल ऑफ एचआर प्रोफेशनल्स। तो चलिए देखते हैं। करस्पॉन्डिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ द एचआरएम, द रोल ऑफ द इंडिविजुअल हैंडलिंग दिस फंक्शन हैज़ अंडरगोन चेंज। जैसे जैसे एचआरएम का इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे इसका रोल जो है या इंडिविजुअल्स को हैंडल करने का वो भी चेंज होता गया। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ही नहीं था फ्रेंड्स, ये क्वालिटेटिव चेंज भी था। The shift has taken place from traditional people's management to modern people's development. ये ट्रेडिशनल पीपल मैनेजमेंट से हमारा मॉडर्न पीपल डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट कर रहा था। Thus the role of HRD professionals assume a greater significance. इसलिए जो HRD प्रोफेशनल्स का रोल था वो सिग्निफिकेंटली बड़ा होने लगा, ज़्यादा होने लगा। Traditionally, this function was perceived merely in terms of the activities and was a part of the duties of supervisor manager. Traditionally ये जो function होता था, ये जो एक्टिविटीज़ होती थी उसको पहले सुपरवाइजर और मैनेजर ही हैंडल किया करते थे। द फोकस एज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन केम अलॉन्ग विद एक्सटर्नल सोशियो लीगल इन्फ्लुएंस नीडिंग अवेयरनेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशन एंड देयर इम्प्लीकेशन। लेकिन बाद में एक स्पेशल फंक्शन को भी महसूस किया जाने लगा जिसमें कि सोशियो लीगल इन्फ्लुएंस और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशन और उसका जो इम्पैक्ट है उसको भी HR डेवलपमेंट के ऊपर महसूस किया जाने लगा। एज द फंक्शन फर्दर डेवलप्ड इन टर्म ऑफ सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, और इसी से आगे चलकर जब ये और डेवलप हुआ तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और प्रमोशन ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम में डेवलप होकर सामने आने लगी। दिस नॉलेज बिकेम इसेंशियल, और ये नॉलेज जो है वो इसेंशियल होने लगा। स्लोली इंडिविजुअल्स हु अक्वायर्ड दिस नॉलेज वी आर रिलाइड अपॉन बाय द शॉप फ्लोर मैनेजर्स। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो लोगों के पास इन चीज़ों का नॉलेज होता था वो शॉप फ्लोर मैनेजर्स पे डिपेंड करते थे। दिस लेड टू द परसेप्शन ऑफ पर्सनल बीइंग ए स्पेशलिस्ट जॉब और स्टाफ फंक्शन, और उसके बाद एक स्पेशलिस्ट जॉब पर्सनल का जो कि सिर्फ स्टाफ फंक्शन को कैरी करे, ये एक जरूरी महसूस किया जाने लगा। एकेडमिक्स रिस्पॉन्डेड by designing courses with specific coverage of the required skills and techniques। जो एकेडमिक्स होते थे वो इस तरह के कोर्स डिज़ाइन करने लगे जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट और टेक्निक्स डेवलपमेंट की वो लोग नॉलेज देते थे। इंडिविजुअल्स एक्वायरिंग सच क्वालिफिकेशंस ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एज स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स, और जो लोग इस तरीके की क्वालिफिकेशन उनके पास होती थी वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते थे एज ए स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स। एंड वी आर मेनली रिक्वायर्ड टू डील विद पीपल रिलेटेड मैटर्स, और वो सिर्फ पीपल रिलेटेड मैटर में ही मुख्यतः काम करते थे। हाउएवर द मैच्योरिंग ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम पर्सनल टू HRM एंड HRD highlighted that it cannot be totally dealing from the line managers। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे आफ्टर मैच्योरिंग जब HRM, HRD, पर्सनल डिपार्टमेंट ये सब होने लगे, मैच्योर होने लगे, तो ये भी माना जाने लगा कि जो हमारे लाइन मैनेजर्स होते थे उनको हम HRM या HRD से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। एंड दैट द लाइन मैनेजर्स आर द डिलीवरी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि जो लाइन मैनेजर्स होते थे वही डिलीवरी पॉइंट्स होते थे HRM फंक्शंस में। Hence, line managers have to develop the ability of people management including their development। इसीलिए लाइन मैनेजर को ही अपनी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ी ताकि वो पीपल मैनेजमेंट को हैंडल कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में सक्रिय भूमिका निभा सकें। ऑन द सेकेंड प्लेटफॉर्म, the professionalization of this function raised the issue whether it should become a specialist function or could the line managers become HR functionaries। अभी ये इशू भी रेज होने लगा कि इसमें एक प्रोफेशनलाइजेशन ही होना चाहिए HR फंक्शंस में, या फिर हमारे जो लाइन मैनेजर हैं वो भी HR फंक्शनरीज बन सकते हैं। Implied in the debate is the fact that the content of the role of the functionaries include specialized skills and knowledge on the hand, and equally important and pivotal the philosophical orientation। तो ये भी बात है फ्रेंड्स कि जो HR फंक्शनरीज होते हैं उनको एक स्पेशल स्किल और नॉलेज के साथ साथ फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। अब ये फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन क्या है? ये ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेशन इसको कह सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि द नॉलेज एंड स्किल्स आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग सिस्टम बट द अल्टीमेट सक्सेस इज डिसाइडेड बाय द ह्यूमन रिलेशन orientation।
तो ये कह रहा है फ्रेंड्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज और स्किल जो है वो उसके सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प तो कर सकता है, लेकिन उसके सक्सेस के लिए ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। द HR फिलोसॉफी मेक्स द डिफरेंस, और HR फिलोसॉफी इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सच फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन नीड नॉट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रोफेशन पर्सन। इन अदर वर्ड्स, कैन वन विथ सच ओरिएंटेशन pick up the professional knowledge and skills? Experience of industries indicates both the patterns. तो ये भी ये क्वेश्चन होता है कि क्या ऐसे लोगों को रखना जिन्हें प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स है, तो क्या ये सही रहेगा? लेकिन एक इंडस्ट्रीज़ के एक्सपीरियंस से ये देखा गया है कि ये दोनों पैटर्न, मतलब आपको स्किल्स और नॉलेज भी होना चाहिए और आपको फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ये दोनों को लेकर ही आप सही मायने में HR प्रोफेशनल का रोल प्ले कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड, कि इंडिविजुअल्स विथ नॉलेज ऑफ दिस लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्टेड गेटिंग प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट एंड द फंक्शन वाज व्यूड एज स्पेशल। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेडिशन फंक्शन में जो पीपल मैनेजमेंट होते थे तो वो बहुत नैरो सेंस के होते थे। वो क्या चीज़ पे फोकस करते थे, जैसे अटेंडेंस हो गया, आउटपुट और क्वालिटी हो गया, गुड वर्किंग कंडीशन हो गया, सेफ्टी, हाइजीन, ये सब हो गया। सिंस दीज वेयर टू बी इंश्योर्ड ऑन द शॉप फ्लोर, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर विद द सुपरवाइजर एंड मैनेजर्स, और ये सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुपरवाइजर और मैनेजर्स के ऊपर होती थी। हाउएवर, when some of these functions became a part of statutory obligation, special person had to be appointed. जब इसकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्रिएट होने लगी तो ये समझा जाने लगा कि एक स्पेशल पर्सनल जो है वो अपॉइंट होना चाहिए इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। तो जिन लोगों को ये सारे लॉ, रूल्स और रेगुलेशन का नॉलेज होता था वो इस फील्ड में प्रेफरेंस उनको मिलने लगा। एंड द फंक्शन वाज व्यूड एज स्पेशल, और उनके फंक्शन को एक स्पेशल कैटेगरी की तरह देखा जाने लगा। द बैंक यूनियंस बिकेम इम्पॉर्टेंट पावर सेंटर इन द 1960s, 1970s and 1980s, and for dealing with unions, industrial relations functions emerged and occupied a special position in the bank. बैंक यूनियन भी 1960, 70 और 80 के बीच में काफ़ी पावर में थी। एंड फॉर डीलिंग विथ यूनियंस, यूनियन के साथ डील करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन फंक्शन भी उस वक्त बढ़ रहे थे। तो बैंकों में भी HR प्रोफेशनल्स का जो है एक पोजीशन बनने लगा था। दे ऑल्सो डील्ड विथ इंडिविजुअल मिसकंडक्ट एंड डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज, वो जो हम डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं मिसकंडक्ट के और जो भी इंक्वायरीज वगैरह जो भी है उसको भी ये लोग देखते थे, आज भी देखते हैं। द focus on administering the personal activities like recruiting, training, promoting and compensating made the personal function all the more a specialized function. तो जितने भी पर्सनल रिलेटेड एक्टिविटीज़ थे जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन का प्रोसेस, कंपनसेटिंग, मेड द पर्सनल फंक्शन all the more a special function. With further turns of events, when the developmental perspectives was recognized, the orientation of the functionaries becomes crucial. और इसलिए जो HR प्रोफेशनल्स थे उनको एक क्रूशियल स्पेशल डिपार्टमेंट की तरह देखा जाने लगा। The emerging perspective highlighted, along with the development of the whole man and integration of the people with the organization so as to make cooperative action easier and more meaningful, improve understanding between people, reduce useless frustration, enabling the individuals to serve the organizational objectives without losing personal identity. तो ये कहा जाने लगा कि एक होल मैन के डेवलपमेंट के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में है लोगों का इंटीग्रेशन, उनको कोऑपरेट करना, उनको काम करने में इजी हो, तो ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। लोगों को समझा जाने लगा, उनके फ्रस्ट्रेशन को कम किया जाने लगा। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था वो हमारे पर्सनल आइडेंटिटी को लूज ना हो, उनका ये मेन ऑब्जेक्टिव होने लगा। पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब जो भी वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं उनकी भी अपनी एक पहचान हो, और जो मेन ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते थे उसके ऊपर वहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान दिया जाने लगा।
This perspective implies that the staff line functionaries needs to be partner in achieving the objective of the HRD. तो जो स्टाफ लाइन फंक्शनरीज होते थे उनको भी इस HRD के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको अचीव करने में वो एज अ पार्टनर पार्टिसिपेट करने लगे. Every activity systems has a component that needs to be dealt with the personal HRM department and the line managers. जो भी एक्टिविटी थे सिस्टम में उसके जो भी कंपोनेंट थे वो पर्सनल और HRM डिपार्टमेंट के जो और जो लाइन मैनेजर थे वो साथ में मिलकर डील करने लगे. While viewing the function of the development perspective as more dynamic than the traditional personal function, Parikh and Rao 1981 have grouped the multiple function under 5 heading as follows. तो पुराने जो ट्रेडिशनल पर्सनल फंक्शन थे उसके साथ जो नए हमारे पर्सपेक्टिव निकल कर आए HR प्रोफेशनल्स के, तो उन दोनों को मिलाकर पारिक और राव ने उनको 5 हेडिंग्स में कैटेगराइज किया. हमारे HR प्रोफेशनल के जो रोल थे पुराने मेथड को और नए मेथड को मिला के उसको 5 हेडिंग्स में कैटेगराइज किया है पारिक एंड राव सर ने. तो देखिए वो कौन कौन से रोल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये हमेशा एग्जाम्स में आता है. पहला है सपोर्टिव रोल. सपोर्टिव रोल क्या होता है कि दिस रिलेट्स टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ द ऑपरेटिंग एंड एग्जीक्यूटिव लेवल्स एंड कंसोलिडेटिंग द स्ट्रेंथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो भी ऑपरेशन और एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे जो भी काम होते थे ये दोनों को रिलेट करता है और उनको सपोर्ट करता है, उनको स्ट्रेंथिंग करता है. तो उस तरीके का रोल भी एक HR प्रोफेशनल को प्ले करना होता है. दूसरा रोल हो गया रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च. This pertains to developing system that deal with people, their problem and organizational dynamics. This was already present in the traditional role. ये ट्रेडिशनल रोल का ही एक पार्ट है फ्रेंड्स. इसमें क्या होता है कि एक डेवलपिंग सिस्टम जो है ये उसके साथ डील करते हैं और उसके साथ लोग कैसे काम कर रहे हैं आपके सिस्टम में, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या डायनामिक्स हैं, वो सबको मिलाकर ये काम करते हैं. तो इसीलिए उनका रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट और रिसर्च में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तीसरा है मैनेजेरियल रोल. मैनेजेरियल रोल में क्या है, दिस रिलेट्स टू परफॉर्मिंग मैनेजेरियल फंक्शन लाइक प्लानिंग फ्यूचर मैन पावर, रिक्रूटिंग, यूटिलाइजिंग बाय प्लेसमेंट, रिटेनिंग, motivating, integrating people and their role, performance and potential assessment, planning the growth of individual. मैनेजरियल रोल में हो जाएगा कि जहाँ भी उनको कोई भी फंक्शन अगर मैनेज करना हो, जैसे फ्यूचर के लिए मैन पावर प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए उनको रिक्रूटमेंट करना होगा, फिर उनको कैसे कैसे प्लेसमेंट करनी है, कौन से पर्सन को कौन से डिपार्टमेंट में रखना है, किसको रिटेन करना है, किसको मोटिवेट करना है, और उनके परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को एसेस करना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर उनके अपर इंडिविजुअल्स के ग्रोथ को प्लानिंग करना. तो ये सब काम जो है ये मैनेजरियल रोल में आते हैं. रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी. अब चौथा है दिस रिफर्स टू डेवलपिंग टेक्निकल, मैनेजरियल एंड प्रोसेसिंग कॉम्पिटेंसी अमॉन्ग द ह्यूमन रिसोर्सेज. जो भी हमारा टेक्निकल, मैनेजरियल और प्रोसेसिंग कॉम्पिटेंसी है ह्यूमन रिसोर्स में उसको भी ये लोग मैनेज करते हैं. तो इसमें भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है. पांचवा है प्रोसेस रोल. प्रोसेस रोल में क्या है, एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट for which it has to develop coping skills, creating necessary cultures and values in the organization, diagnosing the problem at organizational level and taking corrective steps are the related responsibilities of the HR functionaries. Process role में फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा रोल है हमारे HR पर्सनल्स का कि वो जैसे हमारा जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके साथ क्या क्या उनको चेंजेस करनी है ताकि वो उसके साथ खुद को इवॉल्व कर सकें. तो इसके लिए वो नेसेसरी कल्चर क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में वैल्यू क्रिएट करते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डायग्नोज करते हैं और फिर उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं. तो ये सारी जो इससे रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारे HR प्रोफेशनल्स प्रोसेस रोल के अकॉर्डिंग निभाते हैं. The above description reveals the qualitative orientation required in the HRD perspective. तो ये जितने भी 5 रोल हैं ये क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन होते हैं किसी भी HRD के डिपार्टमेंट में. As Seeth has pointed out, underlying HRM is a progressive reinforcement of value of democracy, liberalism, humanism and shared control over the workplace.
तो HRM जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म और ह्यूमनिज्म का भी काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता था वर्क प्लेस के ऊपर। इट इम्प्लाइज सोशल कमिटमेंट टू द नीड फॉर वाइडनिंग द बेस ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन। तो ये एक सोशल कमिटमेंट भी प्रोवाइड करता था HRD लोगों को, कि जिससे कि उनके जो इंडिविजुअल राइट हैं और जो फर्म है, जो कॉर्पोरेट है, उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ये दोनों में जो एक कॉर्पोरेट वे में इसको मिलाकर रखता था, ताकि दोनों चीज़ जो है बैलेंस वे में काम कर पाए। पारिक एंड राव हैव आइडेंटिफाइड द क्रूशियल एट्रीब्यूट्स फॉर डिस्पेंसिंग सच ए रोल। दीज इंक्लूड, अब पारिक एंड राव जो थे उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे कि HR प्रोफेशनल्स जो हैं ये रोल निभा पाते थे। तो वो क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे, ये मेनली 3 है हमारे क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स। पहला है टेक्निकल, दूसरा है मैनेजेरियल और तीसरा है पर्सनालिटी। टेक्निकल में क्या है कि जो भी नॉलेज रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी अप्रोच होते थे वो सारे टेक्निकल में आते थे, जैसे नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, नॉलेज ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल, knowledge of various taste and measurement of behavior, ability to design and coordinate training programs, professional knowledge of personal and management, knowledge of behavioral science, understanding of overall organizational culture, knowledge of career planning processes and practices, knowledge and skills in counseling, knowledge of techniques in behavioral research। तो ये जो 10 पॉइंट है ये हमारे टेक्निकल में आते हैं। मैनेजरियल में हमारे 2 पॉइंट है, एक है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और दूसरा है सिस्टम डेवलपमेंट स्किल्स। नेक्स्ट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में हमारा आ जाएगा इनिशिएटिव, फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर कैपेबिलिटीज, पॉजिटिव एटीट्यूड टू अदर्स, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, कंसर्न फॉर एक्सीलेंस, कंसर्न फॉर पीपल एंड देयर डेवलपमेंट, फ्रेंडली, सोशेबल एंड अफेबल, एटीट्यूड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, एबिलिटी टू वर्क एज ए टीम मेंबर। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक HR प्रोफेशनल्स में होने चाहिए। इसमें जो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स में है फ्रेंड, इसमें 4 है, एक इनिशिएटिव, एक फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर कैपेबिलिटीज, और एक कंसर्न फॉर पीपल एंड देयर डेवलपमेंट, और एक एबिलिटी टू वर्क एज अ टीम मेंबर। मतलब किसी भी काम को इनिशिएटिव लेके करना और पर्सन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर विश्वास करना, और जो भी लोग हैं जो जिनको मतलब डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना, और टीम मेंबर की तरह काम करने की एबिलिटी अपने पर्सनालिटी में लाना, ये सारे काम जो है HR प्रोफेशनल्स के पर्सनालिटी सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो ये चारों जो है ये मेन पॉइंट है। ये 4 चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो हमारे बाकी के जो टेक्निकल और मैनेजरियल एट्रीब्यूट है ये एक HR प्रोफेशनल्स में लाना बड़ा ही मुश्किल का काम हो जाएगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे बोली है कि in view of the objective of HRM and the critical attributes listed above, it is apparent that certain personality characteristics like initiative, faith in human being, concern for the development of employees, and ability to work as team member are crucial. In the absence of these, the first 2 set of attributes may not achieve much. अभी बोल रहा है कि HR functions in banks are generally not performed professionally, unlike other corporates. बैंकों में HR functions जो हैं वो प्रोफेशनली नहीं परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे बैंकों में जो है वो जनरलिस्ट डिसिप्लिन के तौर पे जो HR प्रोफेशनल्स है वो काम करते हैं, जबकि CII हैज़ डेवलप्ड HR कॉम्पिटेंसी मॉडल लिस्टिंग आउट 19 इंटरलिंक्ड कॉम्पिटेंसीज फॉर द HR हेड्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। कॉर्पोरेट के लिए CII ने एक HR कॉम्पिटेंसी मॉडल डेवलप किया है जिसमें कि 19 इंटरलिंक्ड कॉम्पिटेंसीज होते हैं HR हेड्स के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो 19 में जो 9 है वो 9 बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज होते हैं और 10 जो है वो फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज होते हैं। The HR functions in bank will have to undergo drastic changes keeping in view the challenges faced by the bank। तो बैंकों में अभी जो जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से जो चेंजिंग की वजह से जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं वो उसको फेस करना बहुत ही ज़रूरी है।
HRD departments can no longer function in isolation. They have to play an important role in coordinating various organizational activities for improving overall effectiveness of the bank. तो जो हमारे HR प्रोफेशनल्स हैं उनको बैंकिंग सेक्टर में इन सारे जो भी चेंजेस हो रही हैं और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करके और कोऑर्डिनेट करना होगा, और तभी आप ओवरऑल बैंक में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक रोल इन द फ्यूचर। Accepting the importance of HR in the 21st century, Ulrich 1998 opined that HR has never been more necessary as it is today. जो अल्रिच है 1998 में 21st सेंचुरी में उन्होंने कहा कि HR जो है वो पहले इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ करता था जितना कि ये आज है। द एफर्ट टू अचीव एक्सीलेंस, द फोकस ऑन लर्निंग, क्वालिटी, टीम वर्क एंड री इंजीनियरिंग। आजकल जो अचीवमेंट एक्सीलेंस है जिसमें कि हमारा मेन फोकस होता है लर्निंग के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, री इंजीनियरिंग के ऊपर, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आज किया जा रहा है और अपनाया जा रहा है। दोज आर फंडामेंटल्स HR इशू। He gives a new mandate for HR, asking the professionals in this field. तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो अल्रिच थे 1998 में उन्होंने देखा कि जो नए HR जो है आज के डेट में काफ़ी नेसेसरी हो चुका था। He gives a new mandate for HR, asking the professionals in this field. तो उन्होंने HR के लिए, HR प्रोफेशनल्स जो काम करेंगे उनके लिए एक नया मैंडेट दिया। वो मैंडेट क्या क्या है, इसमें 4 मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। देखिए कि एक HR जो प्रोफेशनल होता है वो उसको एक पार्टनर भी होना है, एक एक्सपर्ट भी होना है, एक चैंपियन भी होना है और एक एजेंट भी होना है। तो कैसे कैसे होना है देखिए, partner with senior and line manager in strategy execution, helping to move planning from the conference room to the marketplace. conference room से लेकर marketplace तक किसी भी planning में help करना, उसको move करना, किसके साथ मिलके, सीनियर और लाइन मैनेजर के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करना एज अ पार्टनर। दूसरा है टू बिकम एन एक्सपर्ट इन द वे वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड, डिलीवरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी टू इंश्योर दैट कॉस्ट आर रिड्यूस्ड वाइल क्वालिटी इज मेंटेन। एज अ एक्सपर्ट भी उनको काम करना है जब वो किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो उनको ये इंश्योर करना है कि हमारे काम में जो कॉस्ट वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो और हमारी क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहे। उसके बाद नेक्स्ट है टू बिकम ए चैम्पियन फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए उनको एज अ चैम्पियन रोल प्ले करना है। क्यों, कैसे, विगरसली रिप्रेजेंटिंग देयर कंसर्न टू सीनियर मैनेजमेंट एंड द सेम टाइम वर्किंग टू इंक्रीज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दैट इज एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एबिलिटी टू डिलीवर रिजल्ट। कि वो सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी रिप्रेजेंट करें अपने एम्प्लॉय को, और उनका जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उनके काम के प्रति, उसको उसकी भी एबिलिटी वो सही रखें, और उसमें उनका जो कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो उसमें पूरा कर पाएँ। एंड फाइनली टू बिकम एन एजेंट टू ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट में बिकम एन एजेंट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी बदलाव आ रहे हैं उसमें एज ए एजेंट उनको काम करना है ताकि वो किसी भी प्रोसेस को शेप कर पाए, उसको सही दिशा निर्देश दे पाए। एंड ए कल्चर दैट टुगेदर इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी फॉर चेंज, और एक कल्चर डेवलप कर पाए जिसमें कि हमारे एम्प्लॉय और हमारे ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ मिलकर वो कैपेबल हो पाए उस चेंज में अपने आप को इवॉल्व करने में। तो बैंकों में क्या है फ्रेंड कि ये देखा जाता है कि जो HR रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं उनका क्या काम है, उनका बस यही काम होता है कि दे बेटर सर्व इट्स कस्टमर और अदरवाइज इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू। ये 2 मेन काम बैंकों में HR रिलेशनशिप मैनेजर के रह गए हैं। तो आफ्टर कंडक्टिंग ए स्टडी टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ HRM फंक्शनरीज, अग्रवाल एंड अदर्स कंक्लूड दैट
The individual, his organization, academic institutions and the professionals bodies all have played a role in improving capabilities of these professionals. Let us see what an individual today can do to enhance his role as an HR functionary. अग्रवाल एंड अदर्स जो थे उन्होंने कंक्लूड किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो ऑल हैव प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग कैपेबिलिटीज ऑफ दिस प्रोफेशनल. तो जो HR प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको हमेशा उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको इम्प्रूव करना है हर किसी को. तो आइए देखते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है वो एज ए HR फंक्शनरी उनके अपने रोल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है. तो देखिए यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट एन HR प्रोफेशनल कैन डू. एक HR प्रोफेशनल्स को क्या क्या कर सकता है या क्या क्या करना चाहिए. तो पहला है एक्वायरिंग एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू देयर रोल रिक्वायरमेंट. जैसा उनका रोल है उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना होगा. रेगुलर होल्डिंग ऑफ स्टडी सर्कल मीटिंग्स, जो भी सर्कल मीटिंग्स होते हैं उनको रेगुलर वे में कंडक्ट करना है. किसके साथ, पर्सनल ऑफिसर के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ, विथ अ कमिटमेंट फॉर ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन HR प्रोफेशनल्स. उनको ये कमिटमेंट देना होगा कि वो HR प्रोफेशनल्स में इम्प्रूव लाएंगे. द फोरम शुड बी यूज्ड फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड. और ये फोरम जो है वो एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और जो भी फील्ड में लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको डिस्कस करने के लिए होना चाहिए. तीसरा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़ एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस अमॉन्ग्स्ट पर्सनल फ्रेटर्निटी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. और अपने जैसे अगर कोई हमारी डिफरेंट कंपनीज है तो उनके साथ भी उनके जो पर्सनल फ्रेटर्निटी है उनके एक्सपीरियंस को शेयर करना, उनके आइडियाज़ और व्यू को एक्सचेंज करना, ये भी HR प्रोफेशनल्स का काम है. अभी फोर्थ पॉइंट है कि एसोसिएशन विथ एंड पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स बॉडीज़. जो एसोसिएशन है उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए. जो अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज़ का एसोसिएशन है उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए. जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एसोसिएशन है, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है. नेक्स्ट कह रहा है कि रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन HR प्रोफेशनल एंड टेक्नोलॉजिस्ट. जो हमारे HR प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके बीच उनको रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए. तो इससे क्या होगा कि HR प्रोफेशनल शुड बी फेमिलियर विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है वे इसको जान पाएंगे. HR प्रोफेशनल शुड अंडरटेक प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट स्टडीज पर्टिकुलरली एज अ पार्ट ऑफ वेरियस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. उनको जो भी प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं उनमें उनको स्टडी करना चाहिए. दे शुड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द एग्जीक्यूटिव. और उनके जो भी फाइंडिंग्स हैं वो एग्जीक्यूटिव्स के सामने प्रेजेंट करना चाहिए. एंड शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट देयर प्रोजेक्ट फाइंडिंग्स. और अगर उससे कुछ पॉजिटिव प्रोजेक्ट फाइंडिंग्स उनकी मिल रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में. लास्टली देयर इज डिबेट अबाउट हु शुड बिकम एन HR फंक्शनरी. लास्ट में एक डिबेट हमारा ये था फ्रेंड्स कि जो HR फंक्शनरी है वो किसे बनना चाहिए. एम्प्लॉय दोज विथ स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन और कुड द लाइन मैनेजर विद द राइट पर्सपेक्टिव बिकम HR फंक्शनरीज. जो एम्प्लॉय के पास स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनको HR फंक्शनरी होना चाहिए या फिर जो लाइन मैनेजर हैं जो सही पर्सपेक्टिव में एज ए HR फंक्शनरीज काम कर सकते हैं उनको बनाना चाहिए. वन एक्सेप्ट द क्रिटिकलिटी ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स इन बिकम इफेक्टिव HR मैनेजर्स. तो अगर एक हमारा HR फंक्शनरीज है जिसकी ये कैपेबिलिटी है कि वो उस हर चीज़ के तथ्य को और उनके महत्व को समझकर अगर काम करता हो इफेक्टिवली तो ऐसा HR मैनेजर जो है वो सही तरीके से काम कर सकता है. Then anybody with such values could be suitable. These values are not the prerogative of any particular discipline or knowledge base. तो ये किसी भी नॉलेज के बेस पे नहीं हो सकता है फ्रेंड. सेकेंडली द फ्यूचर रोल ऑफ HR मैनेजर इज टू बिकम अ पार्टनर इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. और फ्यूचर में एक HR मैनेजर का रोल जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी एज अ पार्टनर उनको काम करना होता है.
तो इन विच ही नीड टू हैव टेक्निकल नॉलेज अबाउट व्हाट द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज। तो इसके लिए उनको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो इन दिस केस अ लाइन मैनेजर विद द राइट एटीट्यूड कुड सब्सिक्वेंटली एक्वायर द नॉलेज टू बिकम एन HR फंक्शनरी। तो इस तरीके के सिचुएशन में जो हमारे लाइन मैनेजर होते हैं, जिनका जो एटीट्यूड है वो सही हो, पॉजिटिव हो, तो और उनको इस क्षेत्र का नॉलेज भी हो, तो इस तरीके के लोग जो हैं वो एज अ HR फंक्शनरी उनको बनाया जा सकता है और वो इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू प्लेस एन इंडिविजुअल विद द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स एंड सो बोथ द ऑप्शन कुड बी केप्ट ओपन। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का ये एम होता है कि वो एक सही पर्सन को जो है सही प्लेस पे रिक्रूट करे। तो दोनों ही ऑप्शन अभी ओपन है कि आप एज अ पर्सन जिनको कि स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनको भी रख सकते हैं, या फिर जो लाइन मैनेजर हैं जिनके पॉजिटिव एटीट्यूड हैं और जिनको टेक्निकल नॉलेज भी है, जो कि आगे जाकर स्ट्रेटजिक प्लानिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो उनको भी हम HR फंक्शनरी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।